Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। कर्नाटक के खंडित जनादेश के बाद सत्ता का जो खेल शुरू हुआ है, लगता है कि वो अभी लंबा चलेगा। देश में ऐसी परिस्थितियां कई बार आई हैं, लेकिन इस बार घटनाक्रम पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि कर्नाटक तो एक शुरुआत है। आगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सेमीफाइनल और 2019 में फाइनल होने वाला है। कर्नाटक के जनादेश के खास मायने तो हैं ही, गवर्नर के फैसले का भी अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा, चाहे सरकार जेडीएस की बने या बीजेपी की। कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला का फैसला एक नजीर बनाएगा। वोटों की गिनती पूरी होने से पहले दोनों तरफ से सरकार बनाने के दावे, चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे कांग्रेस और जेडीएस का नतीजा आने से पहले एक हो जाना और दिल्ली से लेकर बंगलुरु तक की सियासी हलचल। कर्नाटक में कुर्सी की खींचतान का ये खेल उस लंबी सियासत की शुरुआत भर है जिसे कम से कम 2019 तक जाना है। फिलहाल दोनों तरफ से दावे ठोक दिए गए हैं, तलवारें खींच ली गई हैं और कांग्रेस और जेडीएस अपने विधायकों की रखवाली में लग गए हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने और दावेदारी पेश करने के बाद बीएस येदियुरप्पा सरकार बनाने के न्योते का इंतजार कर रहे हैं। Requested him as early as possible, allow me to take oath as Chief Minister of Karnataka, and he is going to consult legal experts and he will take appropriate decision at any time. दूसरी तरफ बहुमत के दावे के साथ एचडी कुमारस्वामी मैदान में डटे हुए हैं। We have submitted sufficient number to convince the governor, the majority, with the number we require. That number we have signed letter, we have handed over to governor and requested him to consider our claim to form the next government. फिलहाल गेंद गवर्नर वजुभाई वाला के पाले में है और कांग्रेस ये विश्वास जता रही है कि वो संविधान के हिसाब से काम करेंगे, पर उसे ये भी लगता है कि गवर्नर साहब बीजेपी के दबाव में हैं। अब सवाल ये है कि राज्यपाल के सामने क्या संदेह की इतनी गुंजाइश है कि वो अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करें, या आने वाले दिनों में हमें कर्नाटक में सत्ता में हिस्सेदारी के लिए खरीद फरोख्त का खुला खेल देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कर्नाटक के जनादेश ने देश की राजनीति को साफ संदेश देने के बजाय एक पहेली दे दी है? इस पहेली के सुलझने के बजाय उलझने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं है कब फैसला होगा, गवर्नर वजुभाई वाला कब सामने आएंगे और क्या बताएंगे, किसको न्योता देंगे। लेकिन रोज की तरह हम आपके सामने एक सवाल रख रहे हैं। सवाल एक ही है कर्नाटक पर इस समय, क्या कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के पास बहुमत होने के बावजूद बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। आज की इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ हैं सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सरकार बनाने का दावा कर रही बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, बहुमत के लिए जनता दल सेकुलर को समर्थन दे रही कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता हमारी चर्चा में शामिल होंगे। सिर्फ 38 सीटों के दम पर सरकार चलाने का दावा कर रही जनता दल सेकुलर के प्रवक्ता मोईद अल्ताफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संविधान के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। CSDS के प्रोफेसर अभय दुबे भी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको याद दिला दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड का एक समय तय किया हुआ है। अपनी पहली टिप्पणी, ओपनिंग कमेंट इसी समय के भीतर पूरी करेंगे तो बातचीत तरीके से आगे बढ़ेगी और ये वक्त खत्म होने की खबर आपको आपके कान में कुछ बीप्स और एक बजर से मिल जाती है। सबसे पहले मैं विराग गुप्ता जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि कहा यह जा रहा है, दोनों पार्टियां कह रही हैं कि गवर्नर को कानून के हिसाब से चलना चाहिए। क्या कानून गवर्नर को किसी एक रास्ते पे चलने को कहता है, या कानून के हिसाब से गवर्नर के पास कई रास्ते हैं, वो जिस पे चाहे चल दें? कानून के हिसाब से गवर्नर के पास दो तरह के जो विकल्प हैं। गोवा का जब जजमेंट आया था उस समय ये बोला गया था कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, अगर बहुमत साबित कर सकती है तो उसको बुलाना चाहिए, अन्यथा जो गठबंधन उसको बुलाना चाहिए।
अब जब कांग्रेस और जेडीएस दोनों के अध्यक्षों ने बोल दिया कि वो लोग मिलकर सरकार बना रहे हैं, तो कांग्रेस के पास, भाजपा के पास किसी भी कल्पना से जो बहुमत है वो नहीं मिलता है। और अगर वो लोगों को, एमएलएस को एब्सेंट करा करके अगर बहुमत हासिल करते हैं तो जनादेश का अपमान होगा। पर मैं समझता हूँ बात उससे बड़ी है। यह कर्नाटक आईटी का एक नया उसने शुरुआत किया है। अब ये करप्शन का जो एक स्टार्टअप का मॉडल है, देश भर में जब 100 करोड़ रुपए का एमएलएस को ऑफर है और वहां पर 28 लाख रुपए की लिमिट है एक्सपेंसेस की एमएलएस के लिए, तो 350 गुना रिटर्न है एक महीने के भीतर। तो कौन पार्टी कितना बेहतर रिटर्न दे सकती है, इसके हिसाब से एमएलएस डिसाइड हो रहे हैं। इसके पहले भी कांग्रेस, भाजपा और जनता दल एस तीनों ने मिलकर विजय माल्या को राज्यसभा का चुनाव जिताया था। वो सरकारी बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए। तो मैं समझ रहा हूं कि बात उससे बड़ी है कि क्या जो 100 करोड़ के आरोप हैं, सरकार बनने के बाद इनकी जांच होगी। क्या इस तरह का जो न्यू इंडिया बन रहा है, जहां पर एमएलएस की खरीद फरोख्त हो रही है, वो कैसे न्यू इंडिया बनाएंगे। जो आम युवा है वो स्टार्टअप की तरफ क्यों जाए, जब अगर एक महीने में 350 गुना रिटर्न हो रहे हैं। तो कानून से बड़ी बात ये जो राजनीति का व्यवसाय है उसको समझने की है। जी, ये आपने एक बड़ा सवाल उठा दिया है कि कानून से बड़ी बात है राजनीति का व्यवसाय। हमारे पास साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, जो इससे पहले बैंकिंग में थे। जफर साहब, जो रिटर्न बता रहे हैं विराग गुप्ता, जो रिटर्न दिख रहा है 350% का रिटर्न एक महीने से कम वक्त में, ये दिखता हो तो सभी को राजनीति में जाना चाहिए। मुझे लगता है आप ये रिटर्न देख के राजनीति में नहीं आए हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी, अगर आप नैतिकता की बात करते हैं, कुछ सीटें कम होने के बाद, आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक सीट कम होने की वजह से गिर गई थी, वो बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। उन्होंने वोटिंग का भी इंतजार नहीं किया था। वो सदन में भाषण देने के बाद उन्होंने खुद ऐलान कर दिया था बिना मत विभाजन के कि मैं संख्या बल के आगे सर झुकाता हूं और राष्ट्रपति के पास जाकर इस्तीफा दे रहा हूं। क्या वजह है, जब साफ साफ दिख रहा है सामने दो पार्टियां खड़ी हैं, उन्होंने मिलकर अपना नंबर दिखा दिया है, इसके बावजूद आपकी पार्टी की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जा रहा है। किस बुनियाद पर? क्या आप बिना दूसरी पार्टियों को तोड़े सरकार बना पाएंगे? देखिए आलोक जी, पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो विराज जी कह रहे थे, गुप्ता जी, उसमें कितनी सच्चाई है वो वही जान सकते हैं। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जहां तक मेरी सोच है और मैं किस लिए पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया वो आप बेहतर जानते हैं। मैं आपसे इस बारे में जिक्र कर चुका हूं। लेकिन और उसका कितने % रिटर्न है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज जिस मुद्दे पे हम लोग बहस कर रहे हैं, ये है कि आप देखिए कांग्रेस हवाला देती थी। आप सुरजेवाला का ट्वीट निकाल के देख लिए 2017 में, जब उन्होंने किया था कि एसआर बोमाई के केस के बारे में बार बार कह रहे थे। मैं उनको फिर से याद दिलाना चाहता हूं और आपके पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को भी कि पैरा नंबर 366 को पढ़ना चाहिए। उसमें साफ लिखा है कि किन कारणों की वजह से और कैसे गवर्नर, एक तो पहली बात उसमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि गवर्नर का डिस्क्रेशन है, एक पूरा डिस्क्रेशन जो गवर्नर के पास है। दूसरी बात और चीज कहते हैं कि पहले जो अगर प्री पोल अलायंस हो तो उसको पहला राइट है, गवर्नर इनवाइट कर सकती है। अगर वो नहीं है प्री पोल अलायंस और फ्रैक्चर्ड मैंडेट है तो जो लार्जेस्ट पार्टी है उसको इनवाइट करना चाहिए। अगर वो बहुमत नहीं सिद्ध कर पाती है फ्लोर पे तब लेकिन बहुमत नहीं सिद्ध कर जाती है तब उसको फिर तीसरे जो जो भी फॉर्म कर रही ग्रुप, उसको चाहे वो इस केस में जनता दल एस हो या फिर कांग्रेस, दोनों मिलके। ऐसे में ये डिस्क्रेशन गवर्नर का, और गवर्नर को बिल्कुल हम इसी उम्मीद में है कि जो प्रेसिडेंस है, जो प्रोसेस है, जो फॉलो करना चाहिए था उसको गवर्नर फॉलो करके हमें इनवाइट करे और हमें बहुमत सिद्ध करने का जो राइट है वो दे। हम बेहद नहीं, अगर हम नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो जाहिर है ये मौका जो है, इनविटेशन जो है वो ये जो पोस्ट पोल अलायंस बना है। नहीं, अच्छा है। आप बहुत शाकाहारी जवाब दे रहे हैं। आप वहां नहीं जा रहे हैं जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं। जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन अभी ये ओपनिंग कमेंट है, बाकी लोगों को ले लो फिर लौट के मैं वापस आता हूं जफर साहब आपके पास। रोहन गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, कर्नाटक के चुनाव में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट आपको मिला है। इसके बावजूद आधी लड़ाई में दोपहर में पार्टी ने हार मान ली और उसके बाद नतीजे पूरे आने से पहले बहुत जल्दी में जनता दल सेकुलर को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया।
इस मॉडल को आप आगे बढ़ाएंगे तो कैसे इस देश को एक विकल्प देने की बात कर रहे हैं? देखिए, जब से सबसे पहली बात कि जिस प्रकार से अभी भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहा था, मुझे बड़े दुख और एक शर्म की बात है कि एक ऐसी सरकार कि अभी थोड़े दिनों पहले 2 राज्यों में उन्होंने एक मॉडल सेट किया कि कोalition को गवर्नर को मौका देना चाहिए। अरुण जेटली जी के ट्वीट है और आज वही बहस में डिबेट कर रहे हैं। आप ये ओपनिंग कमेंट है, बीच में मत बोलिए प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। दिस इज ओपनिंग कमेंट, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू स्पीक इन बिटवीन। शब्दावली को ध्यान से बोलिए। अरुण जेटली जी की ट्वीट होती है, कोalition की बात कर रहे हैं और उसमें आप लोग, आज आपको शर्म आनी चाहिए कि नेशनल टीवी पे आपको डिबेट पे आते हुए शर्म आनी चाहिए कि आप जिस प्रकार से नहीं देखिए, ये शर्म आने वाली बात मुझे लगता है किसी को भी अब भारत की राजनीति में शर्म आती नहीं है, इसलिए आप लोग एक दूसरे को शर्म आने की बात ना करें। इस तरह की बात करके समय खराब होगा, बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। प्लीज रोहन गुप्ता की बात सुनने दीजिए, इस बार एक बार रोहन गुप्ता को बात पूरी करने दीजिए। मैं मौका दूंगा आप दोनों को वाद विवाद का। हाँ रोहन जी, बात बीच में बोलने दे रहे हैं, बात खत्म नहीं। आप बोलने क्यों दे रहे हैं उनको बीच में? मेरी सबसे पहली बात है कि उनकी सरकार में आप उनको बोलने दे रहे हैं, आप उनका प्लीज माइक बंद कीजिए। दिस इज नॉट द वे। भाई जफर साहब प्लीज उनको बोलने दीजिए, नहीं तो मुझे ऑडियो कम करना पड़ेगा। बात खत्म कर लेने दीजिए। हाँ रोहन जी, बात खत्म कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जिस प्रकार से हमने बात की, आप अभी भी वो बोल रहे हैं, प्लीज उनका ऑडियो बंद कर दीजिए। नहीं आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है रोहन जी, आप बात खत्म करें। प्रेसिडेंट्स होता है जी, जिस प्रकार से एक राज्य एक देश में एक प्रेसिडेंट सेट होता है। हमने जब गोवा का हुआ तब हमने बाद में विरोध नहीं किया, ठीक है, एक सरकार का ये था कि कोalition को दी, हम आज वही मांग रहे हैं। आज उस दिन अगर गोवा में सिर्फ 4 घंटे में गवर्नर डिसीजन लेके दूसरे दिन सत्ता वहां पे दी जाती है, आज क्यों कर्नाटक में इतना समय लग रहा है? दूसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस बिल्कुल हार नहीं मानी, इसीलिए हमको जब लग रहा था कि कोalition गवर्नमेंट आएगी तो हमारे लीडर अगले दिन ही वहां पे पहुंच गए थे और इमीडिएटली हमने हमारी दोनों का जो पोस्ट पोल अलायंस की बात है, हमने समय व्यतीत नहीं किया। हमने गवर्नर का समय 5 बजे मांग लिया था, तब भी बीजेपी लीडर्स को मिलने दिया गया। आज भी हमारे सारे एमएलए का हमने शक्ति प्रदर्शन किया, उसको भी नहीं मान रहे। देश की जनता देख रही है, उसमें कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है। आप लोकशाही में एक मूल्य सेट, दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हैं। आप या तो कोalition की बात कीजिए या सिंगल लार्जेस्ट की बात कीजिए। अगर आप अभी सही होना चाहते हैं तो आप दोनों अपनी गवर्नमेंट को बर्खास्त कीजिए। देश की जनता देख रही है, परिणाम क्या आया है वो एक अलग चीज है, पर उसके बाद जो भाजपा की सत्ता लोलुपता है, जिसके पीछे सत्ता के पीछे भाग रहे हैं, उनसे सहन नहीं हो रहा है कि जनता ने हमको सत्ता नहीं। ये लोकशाही के लिए बहुत 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 बुरी चीज है। कोई भी पक्ष हो सत्ता में, पर एक मापदंड की बात होती है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आज सिर्फ कर्नाटक का देख रहे हैं, कल 2019 के चुनाव आने वाले, देश की जनता आपको देख रही है। जो गुजरात में आपने किया वही मॉडल आप पूरे देश में करना चाह रहे हैं। जी ठीक है, मैं अब जफर साहब बोलना चाहते हैं लेकिन मैं इस समय मौका नहीं दे पाऊंगा। एक ओपनिंग कमेंट सबका हो जाए उसके बाद आऊंगा। हर्षवर्धन, ये जो बात हो रही है, अभी दोनों प्रवक्ताओं ने जो बात की, उसमें बार बार एक बात आ रही है, शर्म आनी चाहिए। इस चर्चा में नैतिकता की बात हो रही है। क्या नैतिकता के लिए, शर्म के लिए कोई जगह रह गई है राजनीति में? आपको लगता है कोई भी पार्टी कोई भी रास्ता छोड़ने वाली है सरकार बनाने का? आलोक जी, असली बात यही है। और जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे तो इन दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं के पुराने ट्वीट आप निकाल के देख लीजिए और अलग अलग घटना पर इनके बयान देख लीजिए, तो हम लोगों को शर्म आएगी, क्योंकि हम इस देश में रह रहे हैं जहां इस तरह से ही राजनीति हो रही। इन्हें शर्म समय समय के लिहाज से आती है, यानी आज शर्म की बारी मेरी है, कल शर्म की बारी तुम्हारी है, परसों किसी और की होगी जो क्षेत्रीय दल होगा। लेकिन एक बड़ी शानदार बात है कि इस पूरी कवायद में जो कर्नाटक में सरकार बनाने की कवायद चल रही है, एक भी राजनीतिक दल ये कहने की स्थिति में नहीं है कि मैं सरकार नहीं बनाऊंगा। और कैसे किसी की छवि बिगड़ जाती है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने भी जिक्र किया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 वोट कम थे, तो वो कह के गए कि मैं इस जनादेश का सम्मान करता हूं, मेरे पास वोट नहीं है एक, मैं जा रहा हूं। और उस भारतीय जनता पार्टी के पास आज विधायक कम दिख रहे हैं। हालांकि इसमें स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बार बार जब नैतिकता की बात होती है तो मैं ये कहता हूं कि कुमार स्वामी कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री हो, ये भी बहुत अनैतिक बात है। इसको कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं मानेंगे, लेकिन उस अनैतिकता के साथ भी अगर हम कहें तो अंत में जिसके पास गठजोड़ ज्यादा होगा वही जो
सीटों के लिहाज से वही जाकर सरकार बनाएगा। लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि अगर अमित शाह वाली बीजेपी है तो ये 4 विधायक भी होंगे, 10 विधायक भी होंगे, तो 104 विधायक में क्यों नहीं ये सरकार बना लेगी। यानी एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसको मैं ज्यादा खतरनाक मानता हूं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है कि कौन नैतिकता की लड़ाई जीतकर सरकार बना ले, लेकिन जनता का आप मिजाज सोचिए कि वो भी ये देख रहे हैं कि कौन मजबूत नेता होगा। लोग कह रहे हैं कांग्रेस एक्टिव हो गई है, वो जल्दी से सरकार बना लेना चाहती है, और भाजपा के समर्थक कह रहे हैं कि अमित शाह के रहते तो कोई सरकार बना ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि ये जो मनोदशा है ये ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत इसके कि 100 करोड़ में बिका या 500 करोड़ में बिका। जी मोहित अल्ताफ साहब, एक सवाल का जवाब आपको आपकी पार्टी को देना है। आप लोगों ने बहुत दमखम से कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, उसके बाद आप कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाएंगे, उस सरकार में कांग्रेस भी शामिल होगी, ये दावा लेकर आप गए हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि वापस उन्हीं वोटरों के सामने जाना होगा? अभी 1 साल बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, या उसकी कोई फिक्र नहीं है आपको? वो वहां आपका कुछ स्टेक पर नहीं है, वहां कांग्रेस को हारना है या जीतना है, बीजेपी को हारना है या जीतना है, ये लोग तय करेंगे। आप किसी के साथ हाथ लगा सकेंगे तो लगा देंगे? देखिए आलोक जी कि कांग्रेस ने जेडीएस का समर्थन किया है, ना कि जेडीएस कांग्रेस का समर्थन किया है। कांग्रेस आई थी जेडीएस के पास उनका समर्थन मांगने के लिए, उन्होंने समर्थन, कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन दिया है, और मुख्यमंत्री के लिए सन्माननीय कुमार स्वामी साहब को। जी, लेकिन बाहर का समर्थन नहीं है, सरकार बनेगी मिलकर, ऐसी बात है मेरे ख्याल से। अगर नहीं है तो बताइए। नहीं, मिलके ही सरकार बना रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट है, मिलके ही सरकार बना रहे हैं। और कांग्रेस के समर्थन के साथ कांग्रेस जेडीएस को समर्थन दे रही है, और जेडीएस को सरकार बनाने के लिए न्योता दिया। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, रोहन जी भी कह रहे थे कि 5 बजे आज हमने गवर्नर साहब से मिले, हमने एक ज्वाइंट पिटिशन दिया कि हमारी जो संख्या है, जो मेजॉरिटी आती है, हमारी संख्या 117 की हमारी जो संख्या है कि, और सिंगल लार्जेस्ट, मतलब कोएलिशन के साथ हमारी सिंगल लार्जेस्ट है, और गवर्नर हमको मौका दे, और संविधान के हिसाब से और जो भी प्रेसिडेंट्स हैं उस हिसाब से कानून के दायरे में रखते हुए हमें इनवाइट करें और कुमार स्वामी साहब को मुख्यमंत्री बनाएं। जैसे अभी बीजेपी दावा कर रही है, लोकतंत्र है, और उनको भी उनका वो चाह रहे हैं कि वो मौका मिले उनको, और गवर्नर के पास उनका डिस्क्रिशन पावर्स है कि किसको इनवाइट किया जाए। वो गवर्नर ने भी, अब लीगल एक्सपर्ट, और उन्होंने भी हमें अश्योरेंस दिया है कि मैं संविधान के हिसाब से मैं जो लार्जेस्ट पार्टी को मैं इनवाइट करूंगा। जी, गवर्नर ने दोनों को आश्वासन दिया, और ये बात सही दोनों पार्टियां कह रही हैं। कांग्रेस की तरफ से भी गवर्नर पर कोई अविश्वास नहीं जताया गया है, अच्छी बात यह है, और भारतीय जनता पार्टी को तो गवर्नर पर विश्वास है ही। अभय दुबे जी, हर्षवर्धन बात को जहां ले गए थे कि चिंता की बात यह है कि दोनों पार्टियां इस बात से दोनों पार्टियां नहीं, जनता इस बात से बहुत खुश है कि कांग्रेस एक्टिव हो गई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इस बात से खुश हैं कि जब तक अमित शाह अध्यक्ष रहेंगे सरकारें बनती रहेंगी। सवाल यह है कि गवर्नर की कुर्सी पर फर्ज कीजिए आप बैठ गए हैं और आप किसी की सरकार इस वक्त बनाना चाहते हैं, क्या गणित है जो काम करेगा? भारतीय जनता पार्टी 106 सीटों के साथ या 104 सीटों के साथ कैसे बहुमत सिद्ध कर सकती है? यह गणित आपने जोड़ा जरूर होगा। देखिए, जो भारतीय राजनीति का इस वक्त जो प्रवाह है वो प्रवाह भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, और ये सोचना भी लगभग नामुमकिन है मेरे लिए कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में सरकार नहीं बना पाएगी। मेरा मानना यह है कि चाहे कुछ हो, कानूनी स्थिति कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कुछ भी कहें, लेकिन जो गवर्नर हैं वो सबसे बड़े दल के रूप में येदियुरप्पा साहब को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित करेंगे, और उन्हें सप्ताह से लेकर 10 दिन का समय दिया जाएगा अपना बहुमत साबित करने के लिए। उसके बाद कर्नाटक में घोड़ा मंडी खुलेगी, और उस घोड़ा मंडी में चीजें जम के खरीदी बेची जाएंगी। कोई कुछ भी करता रहे, हम लोग नैतिकता की कितना भी रोना रोते रहे। दूसरी बात, पार्टी तोड़ना बड़ा मुश्किल है। जो 39 लोगों का विधायक दल है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, कांग्रेस का विधायक दल तोड़ना तो और भी नामुमकिन है। तो बड़े आराम से 14 विधायक जो हैं वो एब्सटेन करा दिए जाएंगे, वो गैर हाजिर करा दिए जाएंगे, जिससे पूरे सदन की संख्या जो है वो कम हो जाएगी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना बहुमत भी साबित कर देगी। तो ये पूरा हथकंडा बिल्कुल सेट है पहले से, और सारे लोग इस बात को जानते हैं कि ये ऐसे इस तरीके से होगा।
बिना इस तरीके का इस्तेमाल किए हुए भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अपना बहुमत साबित नहीं कर सकती। येदियुरप्पा साहब के साथ शपथ लेने के बाद में अगर गवर्नर ये चाहते हैं कि घोड़ा मंडी न खुले, अगर गवर्नर ये चाहते हैं कि दलों को न तोड़ा जाए, लोगों को रिश्वतें दे देकर एब्सटेन न कराया जाए, तो उन्हें जो गठजोड़ है इसके पास स्पष्ट रूप से बहुमत है उसको बुलाना चाहिए। तब कोई भी राजनीतिक गंध नहीं फैलेगी, कोई घोड़ा मंडी नहीं खुलेगी, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठेगी। एक छोटी सी बात और मैं कह दूं, समय खत्म हो गया है। जनादेश दो तरह के होते हैं, एक तो किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है, स्वाभाविक रूप जनादेश उसका होता है। लेकिन जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो जनादेश गठजोड़ सरकार बनाने के लिए होता है। यह भी लोकतांत्रिक रूप से एक वैध जनादेश है, यह कोई अवैध जनादेश नहीं है, यह टूटा हुआ और भग्न जनादेश नहीं है। एक पार्टी को मिला हुआ बहुमत और एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो अब सब लोग मिलकर सरकार बनाए, कुछ लोग मिलकर सरकार बनाए, यह बाकायदा लोकतांत्रिक रूप से एक वैध और नैतिक जनादेश है। जी, तो आपका कहना है कि इस वक्त जो जनादेश है इसको इस तरह भी पढ़ा जा सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि इस जनादेश को, गवर्नर के फैसले को अलग अलग भाषाओं में उसके अनुवाद होंगे, अलग अलग तरह से पढ़ा जाएगा। हर्षवर्धन इसको किसी दूसरी तरह से पढ़ना चाहते हैं। मैं पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले एक छोटी टिप्पणी हर्षवर्धन। जी आलोक जी, इसी पे दरअसल ये जब जनादेश हम कहते हैं, एक तो या तो हम ये कहें कि सरकार हम बना रहे हैं, जिसके पास संख्या बल हो वो बनाएगा, लेकिन अगर हम जनादेश की बात कर रहे हैं तो जनादेश कांग्रेस और जेडीएस के गठजोड़ का नहीं हो सकता है। और अगर हम वहां की मैं आज दिन भर बैठ के कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज सारी सीटों को देख रहा था, एक ये भी बहुत बड़ा भ्रम है कि कांग्रेस और जनता दल सेकुलर का गठजोड़ हो गया तो भारतीय जनता पार्टी, जैसे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा है, वैसे साफ कर देगी। मैं आपको बता रहा हूं कि जिन जगहों पर कांग्रेस और जेडीएस के प्रत्याशी जीते हैं वहां दूसरे नंबर पर भी इन्हीं दोनों में से है, भारतीय जनता पार्टी वहां तीसरे नंबर पर है। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां जीती है वहां ये दोनों मिलकर 70% सीटों पर कहीं आसपास भी नहीं फटकते हैं। जनादेश अगर मिला है तो वो सिद्धारमैया के क्षेत्रीय विभाजन के, जातीय विभाजन के, जो अलग अलग कन्नड़ और देश को बांटने की थी उसके खिलाफ मिला है। इसलिए हम कहें कि राजनीतिक गठजोड़ को जनादेश मिला है तो मैं मान लूंगा, लेकिन अगर हम कहें कि चुनाव के मुद्दे के आधार पर जनता के मन में क्या था तो वो सिद्धारमैया के खिलाफ है और कांग्रेस 38 सीट वाले को मुख्यमंत्री बना सकती है। ऐसी कोई स्थिर सरकार होगी, इसकी कल्पना करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए और गड़बड़ होगा। नहीं, ठीक है, ये एक व्यू है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। विराग गुप्ता, संविधान की स्थिति देखिए, अभय दुबे जी ने जो जी आलोक जी एक छोटी सी बात कहूंगा मैं। हाँ भाई जी, अगर आप इजाजत जी बिल्कुल। मैं सिर्फ त्रिपाठी जी को याद दिलाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 3 बार मायावती को, इनके पास 50 के आसपास सीटें होती थी, मुख्यमंत्री बनाया है। और ऐसा भारतीय राजनीति में एक बार नहीं कई बार हो चुका है, मतलब तो इसलिए ये कहना। और दूसरी बात, जो उन्होंने कर्नाटक का आंकड़ा बताया है वो आंकड़ा बिल्कुल गलत है। अगर कांग्रेस और जनता दल सेकुलर मिलकर चुनाव लड़ते तो उन्हें 158 सीटें प्राप्त होती, और लोकसभा का चुनाव अगर उन्होंने मिलकर लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर 6 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी। लेकिन ये अभी विषय नहीं है हम लोगों की चर्चा का कि इन दोनों के मिलकर होने से क्या होगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो जिस तरह की हम लोग आंकड़े पेश करते हैं ये अपनी सुविधा के अनुसार पेश करते हैं, ये तथ्यगत रूप से ये बात सही नहीं है जो बात कही जा रही है। जी, अभी देखिए फ्लैश आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिल गया है। अब विराग गुप्ता जी, जो अभय दुबे ने पिक्चर पेंट की, हमने सोचा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को न्योता मिल जाएगा तो क्या होगा, उसकी पिक्चर आपको अभय दुबे ने बताई। 2 स्थितियां हैं, एक, किसी एक पार्टी के 2/3 लोग अलग हो जाएं, वो अपने नेतृत्व को निकाल दें, अपनी पार्टी को मूल पार्टी डिक्लेयर करें और वो बीजेपी के साथ आ जाएं। ये स्थिति तो एक रही। दूसरी जो परिस्थिति इन्होंने बताई कि 14 लोग एब्सटेन कर जाएं, एब्सेंट हो जाएं, भले ही उनकी सदस्यता निरस्त हो जाए, और ऐसे में जो बचे हुए लोग वोट डालने आएँ, क्योंकि उपस्थित सदस्यों का बहुमत कहा गया है। इस परिस्थिति को क्या कहीं चैलेंज किया जा सकता है? क्या आज अभी जो न्योता दिया गया है, जो कांग्रेस सुबह से कह रही है कि अगर बीजेपी को न्योता दिया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता उनके पास आज या बहुमत से धोने के दिन खुला रहेगा? सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता हमेशा खुला है। मैं थोड़ा सा इसको एक पूरी बैकग्राउंड से बताता हूं। जो राजनीतिक दलों के नियम हैं
तो राजनीतिक दलों के जो अध्यक्ष हैं वो जो लिख करके देते हैं उसके अनुसार ही कैंडिडेट्स को चुनाव चिन्ह मिलते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल एस के दोनों अध्यक्षों ने बोला कि हम मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। उसके बाद भाजपा के लिए मेजॉरिटी की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई फॉर्मल डिवीजन नहीं हुआ है, इसलिए कोई ग्रुप साथ में नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल एमएलए कांग्रेस या जेडीएस से भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, उसके इंडोर्समेंट की कोई कानूनी वैधता नहीं है, क्योंकि उनका जहां ही वो अपनी पार्टी से अलग लाइन लेते हैं वो डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। अब दूसरी स्थिति आती है, अगर वो अपने आप को अब्सटेन करते हैं, अब्सटेन करने पे कोई नियम नहीं है कि उनके बारे में क्या निर्णय लिए जाएं, लेकिन इस बारे में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि अगर कोई स्ट्रेटेजिकली अब्सटेन होता है तो दो बातें जरूर होनी चाहिए। पहले नंबर से उनसे सारे चुनावी खर्चे वसूल करने चाहिए, दूसरे नंबर पर उनको डिबार करना चाहिए जीवन भर चुनाव लड़ने से। अब मैं आता हूं अभय दुबे जी की बात, जब उन्होंने गठबंधन की बात बोली, सरकारी आयोग ने, संविधान समीक्षा आयोग ने और सारे लोगों ने गठबंधन को माना है। गठबंधन को अलग अलग मौके पर राज्यपाल कैसे बुला सकते हैं इस बारे में भी बोला है। पर एक विचित्र स्थिति है, जैसा अल्ताफ साहब ने बोला कि कांग्रेस उनके पास सपोर्ट लेके आई है, गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस का सपोर्ट तो है लेकिन जेडीएस का सपोर्ट कांग्रेस को नहीं है। ये विचित्र संवैधानिक स्थिति बनती जा रही है देश में, जहां पर कि सरकारें ही अवैध हैं। जैसे हम कश्मीर में देखें तो कांग्रेस और बीजेपी और जो वहां पे पीडीपी की जो सरकार है एक दूसरे के प्रति जवाबदेह नहीं है, या सेंटर में जब भाजपा और शिवसेना आपस में विरोधाभास करते हैं तो उसमें ही सरकारी आयोग ने बोला है और इस बात को भी बोला है कि गठबंधन अगर है तो वो एक पार्टी के समान है। उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं आपने मुझे सपोर्ट किया लेकिन मैं आपको सपोर्ट नहीं करता हूं। तो जो चार तरह की सिचुएशन बनी है, पहली सिचुएशन ये है कि अगर चुनाव पूर्ण कोई गठबंधन है उसको कंपलसरी बुलाना है। दूसरी सिचुएशन पे सबसे बड़ी पार्टी की सरकार है, सबसे बड़ी पार्टी है जो सबसे ज्यादा बहुमत जिसके पास है, जिसके पास सबसे ज्यादा संख्या है, उसको बुलाना है। गोवा मामले में वर्बल टिप्पणी की गई थी कि अगर वो अपना बहुमत सिद्ध कर सकें तो ही उनको बुलाना है, वरना जो चुनाव के बाद का जो गठबंधन है उसको बुलाना है। अब दोनों पार्टियां आपस में इंटरचेंज कर रही हैं। गोवा के टाइम में कांग्रेस जो बोल रही थी आज वो भाजपा बोल रही है, जो आज भाजपा बोल रही है उस समय कांग्रेस बोल रही थी। अगर वो सुरजेवाला के ट्वीट की बात करते हैं तो जफर साहब अरुण जेटली की ट्वीट की बात क्यों नहीं करते हैं, जब अरुण जेटली ने इस बात को बोला था कि सबसे बड़ी पार्टी की सरकार क्यों नहीं बननी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये संख्या बल की बात नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है कि आप अपना मत पैसे से, अपने प्रभाव से, आप सत्ताधारी दल होने नाते किस नाते चीजों की व्याख्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला जाएगा तो अगर सरकार बन गई तो उसमें निश्चित तौर पे सिर्फ इतना ही आदेश आएगा कि उनको फ्लोर टेस्ट के लिए अगर 2 हफ्ते का मौका दिया है वो बोलेंगे नहीं 3 दिन में, 1 हफ्ते में करिए, जिससे हॉर्स ट्रेडिंग की नौबत नहीं आ पाए। जी रोहन गुप्ता जी, एक सवाल अब सबसे बड़ा आपके सामने है। पहला तो रिएक्शन आपका, क्योंकि गवर्नर ने बुला लिया है भारतीय जनता पार्टी को और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कल सुबह येदियुरप्पा कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि कांग्रेस पार्टी और जनता दल सेकुलर को इस बात का पूरा भरोसा है कि उनका क्लैन इंटैक्ट रहेगा। अगर आप दोनों अपने अपने विधायकों को अपने साथ रखने में कामयाब रहे तो जाहिर है कि ये सरकार गिर जाएगी, फिर चिंता किस बात की है? देखिए, बड़े नहीं चिंता की बात नहीं, बड़े दुख की बात है कि पूरी देश की जनता देख रही है कि अभी थोड़े दिनों पहले 2 राज्यों में जो हुआ, आज उसी को आगे बढ़ाने में ये सरकार मतलब उसके भी खिलाफ है ये भाजपा सरकार। फिर तो गवर्नर के पद का कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये डिसीजन हमेशा सत्ता पार्टी के हिसाब से ही लेना है तो फिर ये सब प्रोसेस का कोई मतलब नहीं है। मुझे भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए कि जो चीज गोवा में हुई वो यहाँ पे क्यों नहीं, उसका क्या आंसर है। आप ये बोल रहे हैं कि ये गवर्नर का पावर है। अगर गवर्नर सत्ता पार्टी के द्वारा ही चुने जाने वाले हो और अगर गवर्नर सत्ता पार्टी के हिसाब से ही डिसीजन होने वाले हो तो गवर्नर फिर संवैधानिक पद रहता ही नहीं है। बड़े बड़े दुख की बात है ये, सीरियसली लोकशाही के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा होगा अगर ये चीज जिस प्रकार से हुई है। दूसरी बात आपने बोला कांग्रेस और जेडीएस को पूरा भरोसा है, पर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं 100 करोड़ 200 करोड़ जिस प्रकार से पैसों की जो नदियां बह रही है भाजपा के द्वारा, ये लोकशाही का वस्त्राहरण हो रहा है। हमने गुजरात में देखा, मैं गुजरात से हूं, वहां पे भी भाजपा ने ये किया। तो इस प्रकार की लोकशाही का क्या मतलब है? आपको क्या इसी प्रकार से सत्ता में आनी है? भाजपा बोल रही है कि हम लोग 20 राज्य में हैं, कम से कम 3-4 राज्यों में उन्होंने ऐसे ही तोड़जोड़ से सरकार बनाई है। देश की जनता देख रही है 2019 के जो चुनाव आ रहे हैं, 3 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, इस प्रकार की राजनीति को देश की जनता नकारेगी और कांग्रेस और जेडीएस मिलकर
पूरा प्रयत्न करेगी कि इसके सामने हम सुप्रीम कोर्ट जाएं और किसी भी प्रकार से गवर्नर का यह फैसला रोका जाना चाहिए और कांग्रेस किसी भी हद तक जाना होगा हम लोग जाएंगे और लोकशाही की रक्षा करेंगे। पर बड़े दुख की बात है, मैं भाजपा के प्रवक्ता से मेरा वक्तव्य खत्म होने एक जवाब चाहना चाहूंगा कि क्यों गोवा और कर्नाटक में क्या फर्क है? आपकी पार्टी के बनाए हुए गवर्नर है, आपकी पार्टी ने बोला कि कोalition सही है, आप ठीक कह रहे हैं रोहन जी। यहाँ मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना जरूरी है। ब्रेक के बाद लौट के आएंगे। पी चिदंबरम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां चलेंगे और बात करेंगे कि इस अधूरे जनादेश का संदेश दरअसल क्या है। देखते रहिए आवाज अड्डा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। पी चिदंबरम कांग्रेस के नेता, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि अभी इस बात पर कि उनको पुष्टि नहीं है, पुष्ट खबर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को न्योता दिया गया है, इसलिए वो इस पर कोई रिएक्शन नहीं देंगे, वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सैयद जफर इस्लाम, क्या भारतीय जनता पार्टी को न्योता मिला है? आपके पास कोई पुष्ट जानकारी है? क्योंकि आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता के हवाले से खबर चल रही है कि कल सुबह येदियुरप्पा शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, मुझे कोई पुष्टि इस वक्त नहीं है, इसलिए कि पहली बार जो आपके ही चैनल पे मैंने देखा कि और आपसे सुना कि हमें न्योता दिया गया है। लेकिन मुझे ये उम्मीद जरूर है कि जो प्रेसिडेंस है, जैसा मैंने पहले भी कहा है, जो प्रेसिडेंस है, जो हमारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसके बेसिस पे गवर्नर से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नर हमें जरूर न्योता देंगे। और गोवा का जवाब देंगे आप? अरे उसका भी जवाब दे लेते हैं। हाँ बिल्कुल देंगे। आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए गोवा के बारे में। जब आप दौड़ के जब सुप्रीम कोर्ट गए थे, उस जजमेंट में क्या लिखा था कि 3 दिनों तक आपने कोई क्लेम नहीं किया, स्टे क्लेम किया। आप बीच पे एंजॉय कर रहे थे। जब आप बीच पे बैठे थे, यहाँ तो जफर साहब आपसे पहले क्लेम कर रहे थे। यहाँ तो इन्होंने आपसे पहले क्लेम कर दिया था। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूं उनको। अगर मैं तो आलोक जी ये कह रहा हूं कि अगर ये सिंसियर होते, इनके यहाँ लड़ाई चल रही थी कि कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। यही सत्ता की भूख, सत्ता की लालच, इनको सेवा करने का जो इनका जो भाव होना चाहिए वो नहीं है कांग्रेस में। इसलिए गोवा में 3 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट का पारा नंबर 5 पढ़िए। इनके बाद क्या लिखा है पारा नंबर 5 में जजमेंट में कि ये 3 दिनों तक इन्होंने कोई क्लेम नहीं किया। अगर ये ठीक है, ये देखिए इसमें बहुत सारे मैं ये बात मानता हूं कि बहुत सारी नज़ीर हैं, अलग अलग तरह की नज़ीरें हैं। आप अपने हिसाब से आप मान सकते हैं कि किधर कौन सी नज़ीर का इस्तेमाल किया जाए। अभय दुबे कुछ कहना चाहते हैं। अभय दुबे जी, क्या ये सही नहीं है जो बात इससे पहले रोहन गुप्ता ने कही? अब क्या ये सवाल नहीं उठ रहा है? दुनिया में हर चीज के प्रोसीजर हैं, हर चीज के नियम तय हैं, तो ये राज्यपालों के पास एक विवेक नाम की वस्तु क्यों छोड़ी गई है? क्या विवेक का इस्तेमाल कहा जाता है पब्लिक सर्वेंट्स में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि जहां डिस्क्रिशन आता है वहां गड़बड़ी की संभावना रहती है, तो इसलिए प्रोसेस में देखिए राज्यपाल के पास गायब करना चाहिए। राज्यपाल के पास विवेक, राज्यपाल के विवेक को सर्वोच्च माना गया है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन वो विवेक भी जो है वो कुछ कानूनों, नियमों और कुछ नजीरों द्वारा परिभाषित होता है। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल का विवेक इन सब चीजों से अलग और परे है। और वो उसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है उस विवेक को निर्धारित करने में। पहली ये कि एक स्थिर सरकार की गारंटी हो, दूसरी ये कि ऐसी पार्टी को बुलाया जाए जिसके पास सबसे ज्यादा, जिसको बहुमत साबित करने में सबसे कम कोशिश करनी पड़े, या जो आसानी से बहुमत साबित कर दे, इसके पास बहुमत हो। ये विवेक के 2 बहुत बुनियादी आधार हैं और इन आधारों को सुप्रीम कोर्ट के 2006 के फैसले से निर्धारित होता है, जो कि बिहार के संदर्भ में हुआ था। बिहार की जो एनडीए सरकार थी उसमें उस वक्त इस फैसले का लाभ भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को प्राप्त हुआ था। आज वही फैसला भारतीय जनता पार्टी के गले में हड्डी की तरह अटक गया है और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम इस पूरे मसले से कैसे निपटें। क्योंकि अब जब कांग्रेस और जनता दल सेकुलर अगर बुला लिया है राज्यपाल ने, मुझे नहीं पता राज्यपाल ने बुलाया है कि नहीं बुलाया है, अगर बुला लिया है भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए, तो ये मसला सुप्रीम कोर्ट में फिर जाएगा और संविधान पीठ के सामने मसला पेश होगा। और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ये लगातार ये बिहार के मामले में फैसला दे चुकी है,
तो ये भारतीय जनता पार्टी जी। की पूरी परिस्थिति जो है इस पूरे मामले में गड़बड़ा जो जाएगी। जिक्र आप कर रहे हैं एकदम यही बात पी चिदंबरम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ है, राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बात क्यों नहीं मानी है। जफर इस्लाम साहब, पुराना सवाल है, सबसे पहले मैंने आपसे वही पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया है साफ। भारतीय जनता पार्टी के पास जो विधायक कम है वो कहां से आएंगे? कोई सीधा रास्ता तो नहीं दिख रहा है। देखिए सिर्फ 2 विधायक ऐसे हैं जो कहीं जुड़े नहीं हैं, उनको जोड़कर भी आपके पास वो नंबर नहीं आता है। आप कांग्रेस या जनता दल सेकुलर को तोड़ने के अलावा कौन सा रास्ता अपना सकते हैं? देखिए आलोक जी, मैं तो सिर्फ इतना आपके सवाल के जवाब में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अधिकार है भारतीय जनता पार्टी का, बीइंग द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, कि हमें बहुमत सिद्ध करने का मौका दिया जाए। ये न्योता दिया जाना चाहिए गवर्नर के द्वारा और हमें सिद्ध करने का मौका देना चाहिए। अब इस पे कैसे सिद्ध किया जाएगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वाकई होगा कि नहीं, ये आप नहीं तो क्या हम ये उम्मीद करें जफर इस्लाम साहब, क्या हम ये उम्मीद करें कि आपके येदियुरप्पा साहब अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एक ओजस्वी भाषण देंगे और उसके बाद कहेंगे कि मैं संख्या बल के आगे सर झुकाता हूं और राजभवन जाकर गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपने जा रहा हूं? आपको ये उम्मीद है? देखिए नहीं, मैं ये क्यों अभी कहूं, इट्स लाइक जंपिंग द गन। अगर हमें बहुमत सिद्ध करने का मौका मिला तो आप मुझे मौका दीजिए। मौका देने से पहले आप सारे सवालों का जवाब हमसे मांगेंगे, ये तो गलत है। मौका दीजिए और उसके बाद अगर हम बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियसली आपको नैतिकता का मतलब क्या होता है? देखिए, मौका तो मुझे देना नहीं है जफर साहब, मौका जिन्हें देना है वो आपको देने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। पहले भी ऐसे बारे में कह रहे, मैं कह रहा हूं नहीं, पहले भी ऐसे इम्कानात थे कि वो मौका देंगे और अब लग रहा है कि मौका शायद वो दे ही रहे हैं। कपिल सिब्बल का बयान है कि राज्यपाल ने हमारी बात नहीं मानी। रोहन गुप्ता जी, ये जो तर्क है, इनका कहना है कि आप हमारी सबसे बड़ी पार्टी, आप हमें मौका दे दीजिए। मैं फिर दोबारा वही कह रहा हूं, आप लोग, क्या आपको पूरा भरोसा है कि कांग्रेस के सारे विधायक आपके साथ बैठे रहेंगे, आकर सदन में बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट देंगे? जनता दल सेकुलर के सारे विधायक साथ रहेंगे और वो आकर सदन में वोट देंगे? अगर ऐसा है तो फिर चिंता किस बात की है? देखिए, बात चिंता की नहीं है, बात हो रही है एक प्रिंसिपल की। एक जो बेसिक जो हम बात यहाँ पे डिबेट ये कर रहे हैं कि मौका क्यों कांग्रेस और जेडीएस को दिया जाना चाहिए। हमको जो करना है वो हम करेंगे। हम लोग बीजेपी से डरने वाले नहीं है, हम डट के मुकाबला करें और देश की जनता को हम भरोसा दिला रहे हैं कि जिस प्रकार से ये एक दादागिरी का शासन हो गया है कि किसी प्रकार से डराओ लोगों को, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा जफर जी, ये नहीं चलेगा। आप आने वाले दिनों में देखिएगा, देश की जनता आपको देख रही है। जो डबल स्टैंडर्ड की आप बात कर रहे हो, जो दोहरे मापदंड की आप बात कर रहे हो, गोवा में आपको आपने आपकी पार्टी को क्यों नहीं बोला गोवा में कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को दिया जाए? आपने क्यों नहीं बोला उस टाइम पे? कहां थी भाजपा की नैतिकता? तब आपके गवर्नर ने क्यों बोला कोalition की बात? तब मौका क्यों नहीं दिया कांग्रेस को? आपकी अगर ये बात है, मैं अभय जी की बात से सहमति रखता हूँ कि गवर्नर का रोल होता है कि कैसे स्थायी सरकार बने और यहाँ पे गवर्नर भी भाजपा के साथ मिले। ये बात बिल्कुल गलत है। देश की जनता, देखिए, आपकी सत्ता है, आप उसका दुरुपयोग कीजिए। देश की जनता देख रही है, आप डट से मुकाबला करेंगे और आपको एक ऐसा जवाब देश की जनता देगी कि आपकी इस प्रकार की जो सत्ता का अहंकार है चकनाचूर हो जाएगा। ये सत्ता का अहंकार छोड़ दीजिए आप जफर जी, लीडरशिप को ये सत्ता का अहंकार नहीं चलने वाला है। तो आपके कौन से मुंह से आप देश की जनता के पास जाएंगे? कर्नाटक के बाद 3 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, कौन से मुंह से आप लेके जाएंगे? जो है पार्टी का मुंह से हॉर्स ट्रेडिंग आपको करना है। आप बताइए कैसे आप बहुमत प्रूव करेंगे? विदाउट हॉर्स ट्रेडिंग कैसे आप बहुमत प्रूव करेंगे? आप क्यों मौका चाह रहे हैं? आप हॉर्स ट्रेडिंग के लिए मौका चाह रहे हैं? आपको मौका हॉर्स ट्रेडिंग के लिए चाहिए? बिल्कुल नहीं जफर जी, देश के सामने भाजपा की किताब खुली हो चुकी है कि ये पार्टी कैसे भी करके, आपकी पार्टी का एक ही रूल है। नहीं, अंतरात्मा की बात जफर साहब आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। अंतरात्मा की बात, आपने अंतरात्मा का नाम लिया, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ अंतरात्मा का नाम लिया जा रहा है चर्चा में। अंतरात्मा की बात सुनने का मौका क्या संविधान हमें देता है? मेरा प्रश्न ये है, आपने भी इतना नियम कानून पढ़ा होगा। विराग गुप्ता जी, क्या विधायक को इस वक्त अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का अख्तियार है? विराग गुप्ता, क्या विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकता है?
नहीं, मैंने सबसे शुरू में बोला था कि कर्नाटक का जो राजनीति का बिजनेस मॉडल है वहाँ तो बिडिंग के ही सिर्फ आ रहे हैं कि कहाँ से कैसे क्या हो रहा है। और चूंकि कांग्रेस ने सबसे पहले ऑफर दे दिया जेडीएस को कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो वो भी एक किस्म की बिडिंग ही थी जिससे उसको गठजोड़ मिला। लेकिन मैं अभी अगर इस प्रश्न पे आऊं कि क्या राज्यपाल ने भाजपा को सरकार बनाने का एक आमंत्रण दिया है, और अगर मैं जफर साहब का ऑफिशियल पक्ष मानूं जहां पर वो प्राइमा फेसाई एक्सप्लेन करने में विफल हो रहे हैं कि उनके पास बहुमत है कि नहीं है। अगर कर्नाटक में 15-20 निर्दलीय विधायक होते तो एक संभावना व्यक्त की जा सकती थी कि उनके बेसिस पे सरकार बनाएंगे, लेकिन वहां पर 2 राजनीतिक दल हैं, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, और उनके किसी भी विधायक को तोड़ा नहीं जा सकता जब तक 2/3 पार्टी टूटे नहीं। तो किसी भी कल्पना से भाजपा को बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल को, चाहे मुंबई केस हो, चाहे सरकारी आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे रामेश्वर प्रसाद का जजमेंट हो, सारे में गवर्नर के पास ये डिस्कशन दिया गया है। विराग जी, गवर्नर अंतरात्मा की आवाज पर कोई विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देगा तो वो विधायक बना रहेगा? नहीं। जब से एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया है उसके बाद से अंतरात्मा की आवाज पर वोट नहीं दिया जा सकता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्शंस दिए हैं कि आप सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण मसलों पर दल के खिलाफ नहीं जा सकते जहां पर कि सरकार गिरने बगरने का है, लेकिन आप आलोचना के लिए, आप दल के लिए आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज पर सरकार को बनाने और बिगाड़ने का जो अधिकार है वो विधायकों को अब नहीं है। ये उसका दूसरा पहलू एंटी डिफेक्शन लॉ का। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो गवर्नर ने जो इन्वाइट किया है, और अगर ये प्राइमा फेसाई इन्होंने बहुमत सिद्ध नहीं किया है उनके सामने, तो ये जो इन्विटेशन है ये गैर कानूनी है। जी, मोहित अल्ताफ साहब, वो सवाल जो मैं रोहन गुप्ता से 2 बार पूछ चुका हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आपको पूरा यकीन है कि आपकी पार्टी के सारे लोग एक साथ रहेंगे, उनमें से कोई नहीं टूटेगा? जी आलोक जी, हमारी पार्टी के सारे लोग, हमारे जितने भी विधायक हैं, हम मजबूती के साथ एक आश्वासन के साथ आपको कहेंगे कि हमारे साथ ही रहेंगे। और जेडीएस पार्टी ऐसी कमजोर पार्टी नहीं है, और ना हमारे विधायक कमजोर है कि 100 करोड़ या 200 करोड़ की हॉर्स ट्रेडिंग में बिक जाए। और मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी के भी विधायक जो हैं वो भी मजबूत हैं हमारे साथ, हम उनके साथ हैं। और हमें आश्वासन है कि जो बीजेपी, जो जैसे राज्यपाल ने उनको न्योता दिया है कल उनका वोट लेने के लिए और उनके बहुमत साबित करने के लिए, अब वो बीजेपी और कानूनी दाव पेच हैं, तो कानून का हमारे लिए भी एक मौका है, हमारे पास भी, कांग्रेस के पास भी, हम कानून का सहारा भी लेंगे। और हमारे पार्टी के सारे विधायक हमारे साथ हैं, मजबूती के साथ हैं, हमें कोई नहीं तोड़ सकता, ना भाजपा हमें तोड़ ही नहीं सकती हमको। जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या कहेंगे जो अब की स्थिति है इसमें? और कांग्रेस का कहना है कि हम कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे, यानी वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे, मान लीजिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी बात नहीं सुनता है, उनको वापस भेज देता है, तब भारतीय जनता पार्टी नैतिक तरीके से कैसे बहुमत साबित करेगी? इन पार्टियों को तोड़ने की स्थिति दिख रही है आपको, या जो अभय दुबे ने गणित बताया है वही एकमात्र रास्ता है कर्नाटक में बीजेपी के बहुमत साबित करने का? मुझे उम्मीद नहीं है, हालांकि होगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी प्रकरण को दोहराते हुए देखें अगर हम, नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी प्रकरण तो बिल्कुल नहीं दोहराया जाएगा, और अगर ऐसा होना होता तो इतनी मशक्कत क्यों हो रही होती है। और कम से कम सिर्फ हम पार्टी अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह को नहीं, येदियुरप्पा को भी देखें तो बहुत ताकतवर नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को ही तोड़ के चले गए थे, और जब वो तोड़ के गए थे तो कितनी टूटी थी भारतीय जनता पार्टी, वो सबको ध्यान में है। लेकिन एक चीज आलोक जी, मुझे लगता है कि जो बार बार जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, और कानूनों में ढेर सारी ऐसी नजीर है, खुद गुजरात में हम लोगों को याद है कि 1996 में वो वाघेला को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को तोड़ दिया गया था, किस तरह से उत्तर प्रदेश में जगदम्बिका पाल एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे, रोमेश भंडारी उस वक्त राज्यपाल थे, और देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी नजीरें हैं। और उत्तराखंड में जिस तरह से कांग्रेस के जो विधायक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया था, उसका भी बड़ा शानदार मामला है, जिस तरह से स्पीकर ने प्रोसीडिंग्स की थी पूरी, और जो बाहर आके बार बार वो बयान देते थे। लेकिन अगर हम इन सब को भी छोड़ दें तो क्या सचमुच हम यहाँ जनादेश की बात कर रहे हैं क्या?
क्या सचमुच हम बात कर रहे हैं कि जनता ने वहां किसको वोट दिया है, किसको सरकार बनाना चाहते हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? और आप एक और बड़ी बात नहीं तो क्या वोट देने के बाद जनता की बात कोई करता है? गायब है। क्या जनता का काम वहां खत्म नहीं हो जाता है जहां उसने वोट दे दिया? नहीं करता है। मैं वही कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ही हमने कहा कि जनता की बात हम नहीं करते हैं तो हम सारी की सारी नजीरों पे जा रहे हैं, और जब हम नजीरों पे जाते हैं तो हमारे पास इसी देश में अलग अलग राज्य में अलग नजीरें हैं, और चूंकि जनता जब वोट दे देती है तो उसको लगता है कि हमारा नेता जीतता हुआ दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के पीछे ज्यादा जनता दिखती है। और एक जो बड़ी चीज मैं कह रहा हूं कि जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच अंदर खाने समझौता था, ये बहुत से लोग कहते आए हैं और मुझे खुद भी लगता है कि ये समझौता था। कितने विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है या उनको प्रति सहानुभूति रखते हैं, हो सकता है कि वो गलत तरीका हो, टूट के आए, लेकिन ये भी एक बड़ी चीज है जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही तय होगी, बाहर उसको तय नहीं किया जा सकता। अब तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। जी, मोहित अल्ताफ साहब कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कम समय, एक छोटी टिप्पणी करिएगा। और सवाल एक और है, क्या जनता दल सेकुलर किसी भी स्थिति में पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी भी नहीं ना। हमारा कोई उनके साथ कोई अलायंस था, हमारा प्री पोल अलायंस कोई नहीं था। ये हमारे पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम है। ना हम बीजेपी के साथ हम लोग जाएंगे, हम कांग्रेस के साथ ही रहेंगे और कांग्रेस के साथ ही हम लोग सरकार बनाएंगे। आपको अभी उम्मीद है कि आप सरकार बनाएंगे? अभय दुबे जी, एक आखिरी कमेंट छोटा सा, एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा। अच्छा, रोहन गुप्ता एक बात कहना चाह रहे हैं। रोहन गुप्ता, मुझे तो पक्का यकीन है, आलोक जी मुझे पक्का यकीन है कि कुमार स्वामी साहब मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, ना अभी ना निकट भविष्य में। ओके, हाँ रोहन जी, मुझे पक्का यकीन है कि कुमार स्वामी साहब मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, ना अभी और ना ही निकट भविष्य में। जी, इस कांग्रेस और जनता दल सेकुलर, देखिए पैसों का और सत्ता का खेल भाजपा ने गुजरात में भी खेला था, उसमें वो विफल रहे। मुझे विश्वास है और कांग्रेस इस सामने लड़ेगी और लोकतंत्र का इसमें रक्षण करने का पूरा वायदा जनता को कांग्रेस कर रही है। ऊपर तो भाजपा हुकूमत करेगी। जी, कर्नाटक में बीजेपी ही हुकूमत करेगी। अभय कुमार दुबे को आपकी मुझे नहीं लगता देख के ये लग रहा है? मुझे नहीं, आपको लगना भी नहीं चाहिए रोहन गुप्ता जी। अगर आपको ये लगने लगेगा तो फिर कांग्रेस की राजनीति क्यों होगी? आपको या मोहित अल्ताफ को जब तक वो हो न जाए तब तक ये उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। भाजपा ने पैसों का खेल गुजरात में खेला था, जनता ने उनको 2 आंकड़ों पे लाके रख दिया। ये सत्ता का खेल वापस कर्नाटका में खेल रही है जनता। इसका जवाब आने वाले चुनाव में 2019 में भाजपा को देगी, क्योंकि लोकशाही का चरण नहीं। मैं इस बात को देखिए, जनता जवाब देगी, ये बात कही जाती है। जनता को जवाब देने के लिए 5 साल में एक बार मौका मिलता है। भारत के अलग अलग प्रदेशों में हर बार हर पार्टी की उम्मीद है कि अगले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। पता नहीं वो सबक कब होगा, कैसे सिखाया जाएगा, लेकिन फिलहाल एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को दिख रही है। कर्नाटक में जो खेल चल रहा है उसको जिस नज़र से भी देखिए। अभी जो हमने सवाल पूछा था कि क्या जनता दल सेकुलर और कांग्रेस के पास एक बहुमत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को गवर्नर की तरफ से न्योता दिया जाना कितना सही है, इसका जवाब देख लें। ट्विटर पे जो हमने पोल किया था, ज़्यादातर इसमें जो जवाब आ रहे हैं, 61% लोगों का कहना है कि हाँ बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। 39% लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि बीजेपी को मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस कहानी में आप अगर ध्यान से देखें, असद बदायूनी की 2 लाइनें हैं। गांव की आंख से, बस्ती की नज़र से देखा, एक ही रंग है दुनिया को जिधर से देखा। आप जिस तरफ से भी देख लीजिए, ये खेल नज़र एक सा ही आता है। आवाज़ अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।